हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 6 ट्रायंगल्स जो हमारा रनिंग में है उसकी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करें। उससे पहले इस एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इंटरनली और एक्सटर्नली बाइसेक्टर वाली, तो उनको सबसे पहले प्रूव करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लेक्चर फर्स्ट में हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है अदर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स, मतलब ये जो थ्योरम्स हैं उनको बीपीटी और उसके कन्वर्स की हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर वन में क्या लिखा है मैंने, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली, ओके, इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। जैसे कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इस ट्रायंगल एबीसी की किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, सपोज मैं एंगल ए का बाइसेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। तो वो जो एंगल ए का बाइसेक्टर है वो बीसी को मान लेते हैं डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अगर ये एडी इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमको, ठीक है। तो गिवन में हम इसी को मेंशन करेंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ओके। तब हमको प्रूव क्या करना है, इंटरनली बाइसेक्टर ऑफ एन, इंटरनली बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट बीडी है ना, इसको बीसी जो है इसको बी और सी के बीच में कहीं ना कहीं डी पॉइंट पे ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। कई ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसमें एंगल का जो बाइसेक्टर है ना वो बाहर की तरफ जाएगा, उस केस में एक्सटर्नली बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। वो जो थ्योरम है एक्सटर्नली बाइसेक्टर की वो करेंगे तब वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो ये जो बाइसेक्टर है ना इसके बारे में बोल रखा है डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है किसको, अपोजिट साइड यानी बीसी को, ठीक है। साइड्स इंटरनली इन द रेशो, किस रेशो में, बीडी रेशो डीसी, है ना। तो ये कह रहा है ये रेशो वही आएगा जो एंगल को कंटेन करने वाली साइड का रेशो है, मतलब बीए और एसी का जो रेशो होगा, ठीक है। तो टू प्रूव, जो चीज प्रूव करनी होती है उसको हम टू प्रूव में लिखते हैं। टू प्रूव में क्या लिखा जाएगा, ये जो बाइसेक्टर है एडी, ठीक है, ये बीसी को इंटरनली जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में कर रहा है, बीडी अपॉन डीसी में, तो बीडी रेशो डीसी ये इक्वल होगा, उतना ही रेशो होगा, कितना होगा, जितना इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड का रेशो होगा, मतलब बीए और एसी का रेशो होगा। बीए लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है, ए बी अपॉन एसी, ये चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या, ये जो डीए है ना, डीए के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो सी से जा रही है, ठीक है। ध्यान देने डीए के पैरेलल है, इस टाइप से जा रही है, ओके। अब ये कहां तक जाएगी पता नहीं हमको, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोकने के लिए बीए को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और बीए को जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो बीए को ये लाइन जहां भी मिलेगी वहां पे मैं पॉइंट ए बी सी डी ई बोल दूंगा उसको, ठीक है। तो हमने सीई को डीए के पैरेलल ड्रॉ किया और बीए को आगे बढ़ाया कहां तक, ई पॉइंट तक, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ सीई पैरेलल टू डीए एंड प्रोड्यूस्ड बीए टू पॉइंट ई, बीए को पॉइंट ई तक हमने आगे प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ओके। अब प्रूफ, अब देखो एंगल 1 एंगल 2 गिवन है, यहां से एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन, ठीक है जी। और इसको अगर मैं एंगल 3 बोल दूं तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर है, क्यों, क्योंकि एडी और सीई दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, तो मैंने लिखा एंगल 2 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल थी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। और अगर मैं इस एंगल को देखूं एंगल 4 को, तो एंगल 4 और एंगल 1 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये एंगल 4 और ये एंगल 1 दोनों क्या बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल,
ओके। अब इन तीनों से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं। देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। तो इक्वल एंगल 4 में लिख सकता हूं, एंगल 1 4 की इक्वल, एंगल 1 2 की इक्वल, 2 एंगल 3 की इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 2 3 4 चारों इक्वल हो गए। ठीक है, अगर ये चारों एंगल इक्वल हो गए, दिस इंप्लाइज तो 3 और 4 ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। भाई चारों इक्वल है, 1 2 3 4, तो 3 4 को भी ले सकते हैं हम, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। और अब इस ट्रायंगल में आ जाओ आप ACE में। ठीक है, अगर ACE ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। एंगल अपोजिट, सॉरी साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 के अपोजिट कौन है, AC, दिस इंप्लाइज, और 3 के अपोजिट कौन है, AE, तो 3 के अपोजिट AE लिखा मैंने और 4 के अपोजिट AC लिखा, तो AE AC इक्वल हो गए। इसका रीजन बताना पड़ेगा, रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती है ना, वो हमने यहां पे रीजन लिखा है। ओके, अब यहां पे देखो कंप्लीट ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये पार्ट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, इस साइड की इक्वल है। ठीक है, BEC में, इन ट्रायंगल BEC, तो BEC ट्रायंगल में अगर ADEC पैरेलल है, AD पैरेलल टू EC, तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। देन बाय BPT वी हैव BA अपॉन AE, BA अपॉन AE इक्वल BD अपॉन DC। कंप्लीट ट्रायंगल में ये पार्ट अगर इसके पैरेलल है तो BA अपॉन AE इक्वल BD अपॉन DC लिखा जा सकता है BPT की हेल्प से। यहां पे लिखा मैंने BD अपॉन DC। ओके, अब यहां से BA हमको चाहिए, AB या BA बिल्कुल चाहिए, तो इसको छेड़ेंगे नहीं, बाकी किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो BA को मैंने AB लिख दिया। ठीक है, AE चाहिए क्या, AE तो नहीं हमारे पास, तो AE की वैल्यू आपने निकाली होगी। यहाँ पे AE और AC इक्वल थे ना, यहाँ पे एंगल 4 के अपोजिट AC है, सॉरी AC लिखना है यहाँ पे AC। ठीक है, तो AE की वैल्यू AC है ना, तो AE के प्लेस में मैंने AC लिख दिया, ये AC इक्वल इक्वल। BD चाहिए, बिल्कुल चाहिए, DC वो भी चाहिए, तो इसको एज इट इज रखो, BD अपॉन DC। ठीक है, यहां पे रीजन बता दो कि आपने जो AC था, AE था, उसको AC की इक्वल लिखा है। ओके, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, तो यही पार्ट हमको प्रूव करना था। ये इंटरनल बाइसेक्टर वाली जो थ्योरम थी वो आपकी कंप्लीट होती है। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, तो उसको भी प्रूव करेंगे हम। तो इस पिछले थ्योरम का कन्वर्स इस टाइप से लिखा आपको मिल सकता है, इफ ए लाइन थ्रो द वर्टेक्स through one vertex of a triangle divides the opposite side in a ratio of other two sides, then line bisects the angle at the vertex। यानी जो रेशियो था ना वो आपको गिवन होगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो लाइन है ना वो बाइसेक्टर बनेगी उस वर्टेक्स के। ठीक है, उस एंगल का। तो या तो इस टाइप से लिखा मिलेगा या फिर इस टाइप से लिखा मिलेगा। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो इन दोनों में मैं ट्रायंगल ABC कॉमन लेके चल रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको तो आप इजीली समझ सकते हो। जैसे कि ट्रायंगल हमारे पास ABC, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से कोई मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वो ट्रायंगल को अपोजिट साइड को डिवाइड करेगी कुछ रेशियो में। ठीक है, तो ये मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज AD। ओके, जो वर्टेक्सेस आ रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ अदर टू साइड। ओके, तो ये इस अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ना, वो उतना ही रेशियो इन दोनों साइड का है। ठीक है, जो इस एंगल को कंटेन कर रही है। इसका मतलब गिवन में क्या लिखें, BD रेशो DC इक्वल है, किसके इक्वल है, BA और AC का जो रेशियो आएगा, BA रेशो AC। ठीक है, देन इसके बाद हमको प्रूव करना है द लाइन, ये जो लाइन थी AD बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स, उस वर्टेक्स पे उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये हमको प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो टू प्रूव में हम लिखेंगे, टू प्रूव एंगल 1 इक्वल एंगल 2। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई एक ट्रायंगल है ABC, D इज ए पॉइंट ऑन BC, D BC पे एक पॉइंट है, सच दैट इस तरीके से BD अपॉन DC कि जब आप BD और DC का रेशियो निकालोगे
तो वो ए बी और ए सी के रेशियो की इक्वल आए, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि जो एडी है ना वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये जो लाइन सेगमेंट एडी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इससे तो इजीली समझ में आ गया आपको, और इससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहां भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम काम में लेते हुए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बी ए को आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं सच दैट, इस तरीके से कि जितना ए सी है ना उतना ही मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं, मान लो पॉइंट ई तक, ये ई पॉइंट है, और ई को फिर मैं सी से ज्वाइन कर रहा हूं इस टाइप से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, बी ए प्रोड्यूस टू पॉइंट ई सच दैट, इस तरीके से बढ़ाया कि जितना ए ई है ना उतना ही ए सी हो, मतलब ए सी जितना था उतना ए ई हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सच दैट ए सी इक्वल ए ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। साथ में क्या किया, ई को सी से ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन ई सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ठीक है। प्रूफ में देखो अब, ओके। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ये जो ए सी था उसके इक्वल ए ई ले लिया बाई कंस्ट्रक्शन, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, फिर आइसोस्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सिंस ए सी इक्वल ए ई बाई कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन से मैंने ये लिख दिया ये दोनों साइड इक्वल है, तो उस केस में इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल माने जाएंगे, ए सी के अपोजिट ये एंगल और ए ई के अपोजिट ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है उस केस में इसको मैंने बोल दिया मान लो 3 और इसको बोल दिया मैंने 4, तो ए सी के अपोजिट कौन है 4, एंगल 4, और ए ई के अपोजिट एंगल 3 है। रीजन क्या लिखे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स, ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 हमने इक्वल कर लिए, ओके, ठीक है जी। अब यहां पे देखो एक चीज और वो क्या, ये जो बी डी रेशो डी सी है वो ए बी रेशो ए सी की इक्वल है, ए बी रेशो ए सी की, ओके। बी डी अपॉन डी सी इक्वल बी ए लिखे या ए बी लिखे अपॉन ए सी, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए ई, तो ए सी के प्लेस में मैं ए ई लिख दूं, बी डी अपॉन डी सी इक्वल ए बी अपॉन ए सी, ए सी को क्या लिखें ए ई, ओके। अब इसका रीजन लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, जो ए सी है ना वो ए ई के इक्वल हो, ये मैंने रीजन इसका मेंशन किया, ठीक है। अब यहां से आप देखो बी डी अपॉन डी सी, ओके, और यहां से मैंने लिख दिया ए बी अपॉन ए ई, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करके इन दोनों को मैं पैरेलल बता सकता हूं ना, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, ये रेशियो आ रहा है, तो कंप्लीट ट्रायंगल में ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस साइड के पैरेलल माना जाएगा, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एडी पैरेलल टू ईसी, एडी ईसी के पैरेलल हो गया। अगर एडी ईसी के पैरेलल हो गया तो इस केस में मैं एंगल 1 को एंगल 4 बोल सकता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। एक और, अगर ये दोनों पैरेलल है तो 2 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब यहां से देखो 4 3 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो इन तीनों से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, मतलब चारों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये चारों एंगल इक्वल हो गए देन एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ओके, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इसका मतलब ये जो एडी था ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो एक्सटर्नल थ्योरम क्या कह रही है, देखो एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, मतलब वही चीज है, अब की बार एक्सटर्नली डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ट्रायंगल लूंगा तो इस टाइप से मेरे को लेना पड़ेगा एबीसी ट्रायंगल को, इसको और आगे बढ़ाते हैं,
कुछ इस टाइप से। अब ये कोई जरूरी नहीं राइट एंगल हो, थोड़ा इधर भी आप ले सकते हो इसको, ठीक है, ए बी सी, ओके। और इस एंगल ए का मैं बाइसेक्टर करना चाह रहा हूं बाहर की तरफ, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देख लो एक बार, बी ए को आगे प्रोड्यूस करके। अब इस एंगल का बाइसेक्टर कर रहा हूं मैं, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ना, इसका बाइसेक्टर कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। और ये कहां तक ड्रॉ करना है हमको, बीसी को आगे बढ़ा दो, जो भी पॉइंट आएगा उसको डी बोल देना, दोनों का कॉमन पॉइंट, इसका और इसका, ठीक है, ये डी हो गया, ओके। तो ये जो एडी है ना, ये एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं, इसको एंगल 2 बोलूं, तो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में पहले तो यही मेंशन करते हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ओके। तो ये कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपने किया एंगल का, तो बीसी को एक्सटर्नली बाहर डी पॉइंट पे ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नली रेशियो आएगा ना आपके पास, क्या आएगा, डी का बी के साथ ये कंप्लीट पार्ट और डी का सी के साथ वाला पार्ट, यानी बी डी अपॉन सी डी, ओके। टू प्रूव में लिखेंगे हम, टू प्रूव। अब वो रेशियो ध्यान से देखना, एक्सटर्नली जो पार्ट है ना, जो पॉइंट आया ना आपके पास, उसके साथ दोनों का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। मतलब बी डी अपॉन डी सी, ये रेशियो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, उस एंगल को कंटेन करने वाली जो साइड है, एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड ए बी और ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। ये एज इट इज है, बस ये एक्सटर्नली होने की वजह से इस टाइप से लिखा जाएगा, कंप्लीट बीडी और कंप्लीट सीडी, ठीक है। उसमें भी वही था, यहाँ पे डी था, इंटरनली में बीडी और डी सी आप लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन अब की बार बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, देखो ये जो एडी है ना, उसमें क्या था, इस टाइप से एडी जा रही थी, तो एडी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे करना है, डीए के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो मान लो यहाँ पे ई पे मिल जाएगी इसको, ए बी को, ठीक है। तो डी ए के पैरेलल मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है जो सी से पास हो रही है, और ए बी को मान लेते हैं पॉइंट ई पे ये मिल रही है, ठीक है। ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ओके। अगर ये दोनों पैरेलल है, तो अब देखो यहां पे प्रूफ में, सिंस सी ई पैरेलल टू डी ए, अगर सीई और डी ए दोनों पैरेलल है तो एसी ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। देन देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। और ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं 4 बोल रहा हूं, तो 4 और 2 अगर ये दोनों पैरेलल है, तो 4 और 2 ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 2 हमको गिवन है, तो अब इन तीनों रिजल्ट से हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 4 के इक्वल, और 1 3 के भी इक्वल, इधर 3 लिखे चाहे इधर लिखे, इसका मतलब चारों एंगल इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, ओके। अब ये आगे हम काम में ले लेंगे, चारों एंगल काम इक्वल होने का मतलब 4 3 इक्वल हो गए, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल एंगल 3, अगर 1 2 3 4 चारों इक्वल है, इसका मतलब किन्हीं दो को भी ले सकते हैं, तो 4 3 को मैंने इक्वल ले लिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो एंगल 4 के अपोजिट कौन है, AC, और एंगल 3 के अपोजिट कौन है, AE। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमने इक्वल बता दी। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आगे हम काम में लेंगे, ठीक है। देखो अब आपने कंस्ट्रक्शन में बोला था EC पैरेलल टू DA, सिंस पहले ट्रायंगल देख लो, कंप्लीट ट्रायंगल को अगर मैं लेके चलूं, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल है, ये लाइन सेगमेंट इस साइड के पैरेलल है, तो मैं बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD ट्रायंगल में जो CE है वो आपने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल लिया था, किसके, DA के, ठीक है। देन बाई, अब मैं बीपीटी अप्लाई करूं या कोरोलरी अप्लाई करूं, तो इसके लिए मेरे को कंप्लीट बीडी पार्ट मिल रहा है ना, यहाँ पे बीडी कंप्लीट, इसका मतलब मैं कोरोलरी अप्लाई करूंगा यहाँ पे बीपीटी वाली, ठीक है। देन बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी,
वी हैव, देखो पहले मैं इसको लिख रहा हूं, अगर ये दोनों पैरेलल है उस केस में कंप्लीट पार्ट मेरे को पीडी अपॉन डीसी चाहिए, तो कंप्लीट अपॉन ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, डीबी अपॉन डीसी वाला पार्ट, डीबी अपॉन डीसी इक्वल लेंगे। अब इधर आ जाओ, कंप्लीट पार्ट ए बी अपॉन ए पार्ट आएगा, ठीक है, बाई कोरोलरी ऑफ बीपीडी। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों को पैरेलल बता दिया था, ठीक है, ओके। अब यहां पे ए को आपने किसके इक्वल बताया था? ए सी के इक्वल। दिस इंप्लाइज बी डी अपॉन डी सी इक्वल ए बी अपॉन ए सी रीजन एज ए ई और ए सी दोनों इक्वल थे, यहां से ए ई इक्वल ए सी, ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये जो तीन थ्योरम थी काफी इंपॉर्टेंट थी, मतलब इंटरनली बाइसेक्टर और एक्सटर्नली बाइसेक्टर वाली, और एक जो इसका कन्वर्स था इंटरनल बाइसेक्टर वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। बाकी एमपीटी करके मिड पॉइंट थ्योरम वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका कन्वर्स वगैरह भी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे और हो सकता है उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर दें, छोटी एक्सरसाइज है।